वेलकम बैक। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आज पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर आज़म की क़यादत में वहाँ गया, जहाँ फिर आला ओहदेदारों से मुलाकातें भी हुईं, जिसके बाद वज़ीर आज़म तुर्की के लिए रवाना हुए। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं एम्बेसडर जौहर सलीम। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एम्बेसडर साहब, तुर्की के लिए वज़ीर आज़म जिस तरह से गए हैं और अभी जो आउटसाइड दी जिसे कहते हैं खलीज ताउन काउंसिल, उसके बाहर जो ये एक ग्रुप मैं कहूँगी जो हुआ है, जिसमें जो सऊदी अरेबिया की क़यादत के अंदर, जिसमें टर्की भी है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, कतर है, तो क्या आप जो हमेशा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये कहते रहते थे कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर होगी तो वेस्ट एशिया के अंदर एक नया सिक्योरिटी एपरेटस या आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा, ये उसी का आगाज है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जो कहता था वो ये था कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, और जाहिर है अभी खत्म तो नहीं होगा, अभी बाद में इंशाल्लाह ये नेगोशिएशन जब कामयाब हो जाएंगी तो उस वक्त वो शुरू होगा। तो उस वक्त एक मल्टी लेयर फ्रेमवर्क यहाँ पे बनेगा। अमेरिकन जो है उनकी बेसिस जो है, मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल पूरी तरह से सब कुछ यहाँ से पैकअप करके चले जाएंगे। कुछ मुबस्सिरीन इस तरह समझते थे, बट मेरे बारे में नजरिया यही है, दैट्स माय थॉट प्रोसेस, के वो भी रहेगा, वो बेसिक एक आर्किटेक्चर रहेगा अमेरिका के साथ उनकी डिफेंस का, लेकिन वो चाहेंगे कि एक मल्टी लेयर्ड जो है सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गल्फ के मुल्क जो हैं, और उसमें फिर वो दूसरे मुल्क बिल्कुल जिनका आपने जिक्र किया, पाकिस्तान उसमें है, तुर्किया, और फिर जाहिर है ये गल्फ कंट्री सारे, खुसूसन सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का ऑलरेडी एक एसएमडीए है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, राइट। तो वो ऑलरेडी इस चीज की निशानदेही करता है कि सऊदी जो है वो ट्रेडिशनली जीसीसी का ये फॉरेन पॉलिसी है, उन पे बहुत इम्प्रिंट होता है सऊदी का, तो बिल्कुल उसकी गुंजाइश है, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छा भी होगा। और वो जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसमें ईरान के साथ एक रिप्रोचमैन का एलिमेंट भी जरूरी होगा। अच्छा। और पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान इज बेस्ट प्लेस के उसमें रोल अदा करे, उतना ही अहम जितना पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस में किया है, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए ईरान के साथ जो है जो ट्रस्ट का लेवल है इस वक्त, जो ताल्लुकात जाहिर है कि वो तो हमेशा से बरादराना है, बट जो क़यादत होती है उसके दरमियान जो एक रपो होती है वो भी बहुत अहम होती है। सही। तो वो पाकिस्तान की तो इस वक्त जो है ना, देखेंगे जिस तरह से आला तरीन सतह पे एक दूसरे के इस वक्त बायलैटरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं। सही। फिर साथ ही साथ सऊदी अरब की अगर बात करें तो पाकिस्तान इन सारी नेगोशिएशंस में आपने गौर किया होगा कि सऊदी अरब को साथ लेकर चला है, उनके साथ वज़ीर आज़म वहाँ दौरे करते रहे हैं, फिर जाहिर है कि जो दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं टेलीफोन पे, और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वो सारा, तो सऊदी और फिर कतर के साथ भी ऐसा ही, और फिर बाकी जो गल्फ के मुल्क हैं उनके साथ भी इसी तरह पाकिस्तान ने राबता रखा। बट एम्बेसडर साहब, इसमें बिकॉज आपने कहा ना सऊदी लेड, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप समझते हैं कि जो दीगर खलीजी ममालिक हैं जिसमें वो भी हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, वो भी हैं जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, वो इसका हिस्सा बनने को तैयार होंगे, क्योंकि आपस की जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसा लगता है कि अगर इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होते तो वो ज्यादा उभर कर सामने आते हैं फिर। जी देखिए, जो मैंने कहा कि जो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जो 7 मुल्क हैं, वो सारे जाहिर उनकी वहाँ की जो जीसीसी की फॉरेन पॉलिसी है उस पर सऊदी का बहुत गहरा इम्प्रिंट होता है, लेकिन जाहिर है वो कंसेंसस के साथ चलते हैं और वो कंसेंसस के लिए हमेशा काम भी करते हैं। सही। उस तरह नहीं होगा कि बीच में एक दो मुल्क जो है वो उनको वो क्योंकि अगर वो नहीं मान रहे तो वो बिल्कुल बाकी सारे रोल बैक उनको बिल्कुल बुलडोज कर देंगे उनकी राय को। वो उनकी कोशिश ये होती है कि पहले एक कंसेंसस पैदा करें। ये सऊदी अरब का स्टाइल भी रहा है, तो ठीक है कुछ डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस नजर आते हैं कुछ चीजों में हमें, इसमें तो कोई शक नहीं, जाहिर है कि इट्स एन ओपन सीक्रेट, जाहिर है, और होता भी है, ये तो भाइयों में भी आपस में डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस होते हैं, ये इख्तिलाफात तो नहीं मैं समझता इनको, लेकिन व्यू पॉइंट का फर्क होता है, आपका नुक्ता नजर का फर्क होता है, तो वो होगा बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो जीसीसी के ज्यादातर जो मुल्क हैं वो ये चाहेंगे कि कोई ऐसा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो जिसमें कि
एक तो जाहिर है पाकिस्तान और तुर्किया ये और इजिप्ट, लेकिन साथ ही साथ उसमें ईरान के साथ रपोशमान का भी एक पहलू हो। अच्छा, क्योंकि देखें अगर ईरान के साथ रपोशमान नहीं होगी तो फिर वो एक फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी तो रहेगा, और अगर उसको एक ड्यूरेबल मैकेनिज्म बनना है तो उसमें वो एलिमेंट भी लाजिम है। तो सर और ये तो उसमें बताए ना मैं कि ये जो समझता हूँ कि इत्तेहाद है ये ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इजराइल के खिलाफ होगा। नहीं, देखिए ये इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं होगा उस तरह से, क्योंकि अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर नेटो है तो नेटो जो है अब ऐसे वक्त भी आए हैं जब रशिया के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी, बल्कि एक टाइम पे तो रशिया ने आमादगी जाहिर की थी कि वो नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। तो लेकिन नेटो खत्म तो नहीं हुआ। वो आप किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं होते, आप कॉमन थ्रेट्स को देखते हैं कि थ्रेट्स कहाँ से हैं। So the West is dubbing it as Islamic NATO, आप इसको कह सकते हैं? आई थिंक वो कबल वक्त होगा। उस तरह से देखना जाहिर है कि नेटो का एक सेकेंड वो एक मुख्तलिफ सिनेरियो में बना था, एक कोल्ड वॉर सिचुएशन थी जिसमें कि एक बायपोलर वर्ल्ड थी, तो उसका तनाजुर थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो अहम चीज़ है वो ये है कि किस तरह से पीस एंड स्टेबिलिटी जो सी है वो मुस्तहकम की जाए ये इस खत्ते की। सही। और उसमें जो है आपको जरूरी नहीं कि आप किसी एक आइडिया की तकलीद करें, उसमें नए आइडिया जो है ना इमर्ज करते हैं, और जो अंदाज सबको सूट करेगा या सबके लिए काबिल कबूल होगा, उस तरह से वो फ्रेमवर्क बन सकता है। ओके एम्बेसडर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।